हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेनिगेट एक्सप्लेन्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे लोफेंग और जेनियन अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। आगे की स्टोरी शुरू होती है जहां वो नाइट उन्हें बताता है कि बोहिनिया आइलैंड का ओनर एक गार्डिंग बीस्ट गॉड है। जब लोफेंग और जेनियन एम्परर पैलेस के आसपास पहुंचे, पैलेस के सामने एक बड़ा स्क्वायर था जहां 3 झरने बह रहे थे, पर वहां की ज़मीन गीली नहीं थी। नाइट ने उन्हें कहा, अंदर जाओ, मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ। उम्मीद है तुम आइलैंड पर लंबा टिकोगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जब लोफिंग और जेनियन एम्परर अंदर गए तो उन्हें एक ह्यूमन दिखा जो सिंपल ब्लैक कैप पहने हुए था और उसके बाल नीले ब्लू थे। लोफेंग को लगा कि ये कम से कम एक यूनिवर्स नाइट लेवल का बंदा है। उसे देखकर लोफेंग थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि ये आदमी ही बीस्ट कोड है। वो आदमी खड़ा हुआ और स्माइल करते हुए बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ ह्यूमंस आएंगे। तुम अपनी गेस करना बंद करो। मैं गार्डिंग बेस्ड गॉड नहीं हूँ। मैं आइलैंड ओनर का एक सर्वेंट हूँ और मेरा काम पैलेस को गार्ड करना और मैसेज पास करना है। लोफेंग और जेनियन एम्परर शौक रह गए कि एक यूनिवर्स नाइट लेवल का बंदा बस एक सर्वेंट है। उस सर्वेंट ने बताया कि उसने मैसेज भेज दिया है, पर बिस्ट कोड अभी बिजी है। आधे दिन के बाद जब लोफेंग ने पूछा कि वो कब आएंगे, तो सर्वेंट ने स्माइल करके कहा, पेशेंस रखो, कभी कभी एंसेस्ट्रल कोड को आने में 10 साल लग जाते हैं। उसने बताया कि एक बार तो किसी को पूरे 10 साल वेट करना पड़ा था। करीब 12 दिन बाद जब लोफेंग और जेनियन कोर्टयार्ड में आंखें बंद करके बैठे हुए थे, अचानक उन्हें एक ज़बरदस्त फोर्स फील हुई। ये गार्डिंग बीस्ट कोड है। दोनों ने सोचा और खड़े हो गए। अंदर से एक आवाज़ आई, कम इनसाइड। उन्होंने अंदर देखा कि थ्रोन पर एक ड्रैगन शेप्ड स्पेशल लाइफ फॉर्म बैठा हुआ था, जिसके विंग्स थे और बॉडी पर स्ट्रेंज आर्मर था। उसके आर्मर पर आग की लपटें थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेस को कंट्रोल करता हो और उन्हें कभी भी ख़त्म कर सकता है। बीस्ट कोड ने कहा, अब से तुम दोनों बोहिनिया आइलैंड के एयर्स हो। सबसे पहले मैं तुम्हें वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी का एक्सेस देता हूँ। तभी 2 मिनी कंप्यूटर्स जैसे इक्विपमेंट उनकी तरफ उड़ते हुए आए। बीस्ट कोड ने समझाया कि वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का वर्चुअल यूनिवर्स है। इसके बाद बीस्ट कोड ने बाहर दिख रहे 3 वाटर कर्टेंस झरने के बारे में बताया। लेफ्ट झरना जो लैंड ऑफ इनहेरिटेंस के लिए है, जहां बीस्ट कोड इनहेरिटेंस मिलती है और लॉस की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। मिडल झरना जो लैंड ऑफ ट्रेजर्स के लिए है, यहाँ सीनियर्स और बीस्ट कोड द्वारा छोड़े गए खजाने हैं और इन्हें पाने के लिए तुम्हें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। राइट झरना जो लैंड ऑफ सीक्रेट रीजन के लिए है, ये एडवेंचर्स के लिए है, पर यह सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ मौत का डर हमेशा रहता है, यहाँ तक कि यूनिवर्स नाइट भी मारे जाते हैं। आखिर में बीस्ट कोड ने ऑर्डर दिया, जाओ पहले अपना पैलेस बनाओ और फिर लैंड ऑफ इनहेरिटेंस जाओ। लोफेंग और जेनियन ने सैल्यूट किया और वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद लोफेंग और जेनियन उस लोकेशन पर पहुँचे जो नाइट ने उन्हें दी थी और वहाँ अपना पैलेस बनाना शुरू कर दिया। लोफेंग ने अपने इंटरनल वर्ल्ड की फोर्स ऑफ वर्ल्ड का यूज़ करके एक मेंशन कंस्ट्रक्ट किया। ये कोई आम घर नहीं था, ये एक बड़ा कोर्टयार्ड था। लोफेंग ने पैलेस के चारों तरफ एक खूबसूरत गार्डन भी बनाया था। जेनियन एम्परर जो अभी भी अपना बड़ा सा पैलेस बना रहे थे, उन्होंने लोफेंग के बनाए रेजिडेंस को देखा और कहा, स्टूडेंट, तुम काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और तुम्हारा पैलेस भी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। लोफेंग ने स्माइल करते हुए कहा, टीचर, आप सिर्फ अपनी गॉडली पावर यूज़ करके मेरे होम टाउन का सीक्रेट फील नहीं कर सकते। अंदर आ जाओ। लोफेंग उन्हें अंदर ले गया। जब जेनियन स्टोन ब्रिज पर चल रहे थे तो वो हैरान रह गए। उन्होंने सरप्राइज के साथ कहा, ये तो इनक्रेडिबल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये असली साइज से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। एक ही पुल के अलग अलग एंगल से सीन बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। लोफेंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि एक कदम बढ़ाने से सीन बदल जाता है, यही इसका सीक्रेट है। इम्प्रेस होकर जेनियन ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा एक पैलेस बना सकते हो? तभी लोफेंग ने कहा, क्यों नहीं, आपने पूछ लिया वही काफ़ी है। लोफेंग ने अपने टीचर के लिए एक दूसरा गार्डन बनाया जो तेंग डायनेस्टी स्टाइल का था, जो लोफेंग के गार्डन से ज़्यादा मैजेस्टिक और शानदार भी था। अपना पैलेस बनाने के बाद
लोफेंग और जेनियान वापस बोहेनिया आइलैंड ओनर के पैलेस के सामने वाले स्क्वायर पर चले गए। वो लेफ्ट साइड वाले झरने में एंटर हुए। झरने को टच करते ही वो वहाँ से गायब हो गए और सीन पूरी तरह बदल गया। अचानक लोफेंग को एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फोर्स फील हुई। ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसे उसकी बॉडी पर डजन्स ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टार का बोझ हो। थोड़ी देर बाद लोफेंग को क्लियर दिखाई देने लगा। वो एक होलो स्पेस में था जो ब्लैक मिस्ट से घिरा हुआ था। वहाँ एक बड़ा सा एरोलाइट फ्लोट कर रहा था और उस पर एक पर्पल आर्मर पहने हुए वुल्फ के सर वाला शख्स बैठा हुआ था। वो वर्वुल्फ हंसा और बोला, तुम ज़रूर ब्लेड रिवर एम्परर और जेनियन एम्परर हो। मुझे पता था तुम दोनों ज़रूर आने वाले हो। जेनियन एम्परर ने सैल्यूट किया। ग्रीटिंग्स जूफेंग नाइट। उस नाइट का नाम जूफेंग था। लोफेंग थोड़ा कंफ्यूज था, तब भी जेनियन ने उसे बताया कि जूफेंग नाइट ह्यूमन रेस के 7 स्टार ओवरलॉर्ड में से एक है और वो हेवन इरोजन पैलेस के मास्टर के बराबर है। सुना है उन्हें डिफाइड जनरल्स की कंप्लीट इनहेरिटेंस मिली है। जूफेंग नाइट ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का इनहेरिटेंस लैंड है। उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि सिर्फ अनडाइंग लेवल के लोग ही इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। जूफेंग नाइट ने चारों तरफ फैली ब्लैक मिस्ट की तरफ इशारा किया और कहा, ब्लैक मिस्ट में जाओ और इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करो। तुम दोनों अलग अलग जाओ। दोनों ने रिस्पेक्ट के साथ हाँ कहा और अलग अलग दिशाओं में चल लिए। जैसे ही लोफेंग ब्लैक मिस्ट में गया, एक फोर्स ने उसकी बॉडी को दबा दिया। उसकी विल स्ट्रांग होने के बावजूद वो इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी वर्ल्ड पावर बर्स्ट हुई और स्पेस एंड गोल्ड लॉस के इनग्रेविंग्स उसकी बॉडी पर बनने लगे। लोफेंग का अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो बस एक स्पेक्टेटर की तरह देखता रहा जब उसकी लॉस की सारी अंडरस्टैंडिंग बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स थ्रेड्स तक अपने आप मैनिफेस्ट हो रही थी। जब यह प्रोसेस रुका तो लोफेंग पसीने से तरबतर हो गया था। उसने धीरे से कहा, मेरी विल इतनी स्ट्रॉन्ग है और मेरी सोल में टॉवर पल है, फिर भी उस मिस्टीरियस फोर्स ने मुझे मैनिपुलेट करके लॉज ऑफ मर्जिंग डिस्प्ले करवा दिए। उसे एहसास हुआ कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल कितना पावरफुल है। उसी वक्त एक आवाज़ आई, द थर्ड लेवल। लोफेंग तुरंत एक हेलुसिनेशन में चला गया, एक अजीब ड्रीमलैंड। वहाँ उसे बीस्ट कोड के पाथ और स्पेस गोल्ड मर्जिंग्स लॉज के मिस्टिकल सीक्रेट्स दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग में डायरेक्ट नॉलेज डाल रहा हो। ये किसी भी केओस टैबलेट को पढ़ने या स्कल्पचर्स देखने से कई ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। जब वो होश में आया तो वो बहुत एक्साइटेड था। ये सब उसकी इमेजिनेशन से भी परे था। लोफेंग ने सोचा कि काश मुझे ये और मिल सके। मैंने इस आइस हेल में 2000 साल ट्रेनिंग की थी, पर नाशन 7 फॉर्म्स का थर्ड चैप्टर मुश्किल से समझ पाया था। लेकिन अब मुझे लगता है अगर एक बार और मौका मिले तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगा। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसे सब कुछ याद नहीं था, बस कुछ धुंधले हिस्से याद थे। थोड़े दिनों बाद लोफेंग और जेनियन दोनों बाहर आते हैं। उन्हें देखकर जूफेंग नाइट उन्हें बताते हैं कि इनहेरिटेंस लैंड यूनिवर्स के साथ पैदा हुआ था। यहाँ बीस्ट कोड इनहेरिटेंस के 7 लेवल्स है। अगर तुम पहले 2 लेवल समझ लेते हो तो तुम्हें थर्ड लेवल इनहेरिटेंस दी जाती है और ऐसे ही आगे बढ़ता है। उसने दोनों की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों का क्या रहा? कौन से लेवल तक पहुँचे? लोफेंग ने कहा कि मैं थर्ड लेवल। मैंने इन दोनों बहुत कुछ सीखा है। जेनियन एम्परर ने भी कहा, द फोर्थ लेवल, और मुझे फील हो रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ। जूफेंग नाइट सरप्राइज होकर जेनियन एम्परर को देखते हैं और पूछते हैं, ब्रेक थ्रू? लोफेंग भी वहाँ खड़ा था और बहुत एक्साइटेड था। जेनियन एम्परर काफ़ी थ्रिल महसूस कर रहा था। वो इस पल का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था और बीस्ट कोड इनहेरिटेंस उनके लिए सबसे बड़ा मौका है ब्रेक थ्रू करने का। जेनियन एम्परर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी इंसाइट्स मिली है। जूफेंग नाइट ने स्माइल करते हुए कहा, बस फील करना ही काफ़ी है। असली चिंता तब होती है अगर तुम्हें कुछ फील ही नहीं होता हो। अब जाओ और ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। बेस्ट कोड पाथ को स्टडी करो। तुम्हें इनहेरिटेंस के दौरान मिली इंस्ट्रक्शंस याद आ जाएगी। लोफेंग थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा कि क्या वो सच में सब याद रख पाएगा। जूफेंग नाइट ने समझाया कि
ये एक छोटी सी ट्रिक है। इनहेरिटेंस के दौरान तुम सब कुछ देखते हो, लेकिन तुम उतना ही याद रख पाते हो जितनी तुम्हारी ओरिजिनल प्रोग्रेस होती है। इसलिए तुम्हें सब कुछ याद नहीं रहता। अगर वापस जाकर उस पर गौर करोगे तो और याद आएगा। पॉइंट ये है कि वक्त का फ़ायदा उठाओ। इतनी सब बात करने के बाद लोफेंग ने पूछा कि वो दोबारा इनहेरिटेंस के लिए कब आ सकते हैं। जोफेंग नाइट ने बताया कि बीस्ट कोड इनहेरिटेंस के 7 लेवल्स है और हर लेवल के लिए एक फ्री इंस्ट्रक्शन मिलती है। जब सेकंड लेवल कंप्लीट कर लोगे तब थर्ड लेवल की इनहेरिटेंस ले सकते हो और हर लेवल के लिए बस एक ही फ्री चांस मिलता है। लोफेंग के हिसाब से एक ट्रेजर्स देकर इनहेरिटेंस के लिए दूसरा चांस लेना पड़ता होगा। तभी जेनियन ने भी पूछा, क्या प्राइस है, कोई ट्रेजर्स? जोफेंग नाइट ने सर हिलाया और कहा, तुम्हें लगता है एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल को तुम्हारे ट्रेजर्स की परवाह है? प्राइस पे करने का एक ही तरीका है, वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में पॉइंट्स हासिल करना। इतना सब सुनने और समझने के बाद उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। जाने से पहले जोफेंग ने उन्हें 2 रूल्स बताए थे। 5 कलर ऑरोरा लेक में कोई किलिंग नहीं होनी चाहिए, वरना ऑरोरा लेक तुम्हें ख़त्म कर देगी। और दूसरा, बोहिनिया आइलैंड पर हर एयर का अपना पैलेस है जो सिर्फ उसका ही है। किसी और के पैलेस में ट्रिपास कभी मत करना। दोनों पोर्टल से गुजरकर बोहिनिया आइलैंड वापस आ गए। अपने पैलेस के पास पहुंचकर जेनियन एम्परर ने कहा, लोफेंग, मेरे पास इतनी इंसाइट्स है कि मुझे लगता है मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि वो शायद 100 या 10,000 साल तक ट्रेनिंग से बाहर नहीं आ पाएंगे। लोफेंग ने उन्हें इनकरेज करते हुए कहा, आप ज़रूर सक्सीड होंगे टीचर। जेनियन एम्परर अपने पैलेस में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लोफेंग नदी किनारे बैठकर मुस्कुराया। वो खुश था कि फाइनली उसके टीचर का ब्रेक थ्रू करने का वक्त आ ही गया है। फिर वो भी अपने पैलेस गया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। देखते ही देखते आधा साल बीत गया और एक दिन लोफेंग ने आंखें खोली और कहा, जोफेंग नाइट सही थे, मैंने पिछले आधे साल में काफ़ी एडवांस किया है। ये इनहेरिटेंस के वक्त जितना इफ़ेक्टिव तो नहीं था, पर आइस हेल से बेहतर है। बाहर आकर उसने देखा कि टीचर के पैलेस का दरवाज़ा अभी भी बंद है। उसने सोचा कि अब कहाँ जा सकता हूँ मैं, वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी, लैंड ऑफ इनहेरिटेंस, लैंड ऑफ ट्रेजर्स या लैंड ऑफ सीक्रेट रीजन। थोड़ी देर बाद लोफेंग ने डिसाइड किया, सीक्रेट रीजन में अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। इनहेरिटेंस का अभी कोई पॉइंट नहीं है। मैं लैंड ऑफ ट्रेजर्स जाऊंगा। वहाँ बहुत सारे बीस्ट कोड और उनके इक्वल्स ने अपने ट्रेजर्स छोड़े हुए हैं। लोफेंग को याद आया कि 7 ब्लेड एम्परर को वहाँ एक कीमती ट्रेजर्स मिला था। लोफेंग आइलैंड ओनर के पैलेस के सामने वाले स्क्वायर पर गया। वहाँ उसे एक बड़ा फिगर दिखाई दिया जो 10 फीट लंबा, ग्रीन बार्क जैसा आर्मर पहने हुए, सिल्वर स्किन, गंजा सर और डायमंड जैसी आंखें। मैकेनिकल रेस, लोफेंग ने पहचान लिया। मैकेनिकल रेस के पावरफुल वॉरियर ने लोफेंग को स्कैन किया और स्माइल करते हुए बोला, मेरे पास 91,293 ह्यूमंस एम्परर की इन्फॉर्मेशन है, सारे फेमस अनडाइंग ह्यूमंस की। नॉर्मली सिर्फ वेल नोन एम्परर्स को ही टोकन मिलता है, पर अजीब बात है, मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ब्लेड रिवर एम्परर और हेइती एम्परर की फ़ाइट के हिसाब से जो ब्लेड रिवर एम्परर मूव करता है तो बीस्ट कोड का फैंटोम दिखाई देता है। इसका मतलब वो बीस्ट कोड पाथ फॉलो कर रहा है। पिछले 10,000 एराज में बहुत कम ह्यूमंस ने ये पाथ लिया है। ब्लेड रिवर एम्परर बहुत टैलेंटेड है और ह्यूमंस उससे पक्का टोकन देंगे। फिर उस नाइट ने कंफर्म करते हुए कहा, क्या तुम ही ब्लेड रिवर एम्परर हो? तुम्हारा ट्रेजर काफ़ी इनक्रेडिबल है। मैं बता भी नहीं सकता कि तुम सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड ही हो। लोफेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका गेज इतना एक्यूरेट होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि बग रेस, डिमन रेस और मैकेनिकल रेस या रोबोट रेस ह्यूमन के साथ काफ़ी कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए उनके पास ह्यूमंस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। वैसे भी सिर्फ सबसे टैलेंटेड लोग ही टोकन्स लेकर लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में आ सकते हैं। मैकेनिकल रेस के उस बंदे ने लोफेंग को घूरते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम ही ब्लेड रिवर एम्परर हो, भले ही तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। इसका इरादा साफ था, वो लोफेंग को मारकर रिवॉर्ड लेना चाहता था। लोफेंग ने ग्रीन किया और जवाब दिया,
तुम बस मेरी आइडेंटिटी ही गेस कर सकते हो। हालांकि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि तुम जूजू एम्परर हो। इतना बोलने के बाद लोफेंग ने स्प्रिंग में पैर रखा और गायब हो गया। वो मैकेनिकल रेस का जूजू एम्परर थोड़ा शॉक रह गया। उसने खाली जगह को देखा और धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग है कि उसने एडमिट नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस ओवरली टैलेंटेड ब्लेड रिवर एम्परर का टेम्पर अच्छा नहीं है। आफ्टर ऑल वो इतना गिफ्टेड और टैलेंटेड पावरफुल जो है। लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में एंटर करने वाला हर कोई पावरफुल था, लेकिन ब्लेड रिवर एम्परर की फेम अलग ही लेवल पर थी। पूरे यूनिवर्स में सब जानते थे कि ह्यूमन रेस का एक ब्लेड रिवर एम्परर है जो सिर्फ सेक्टर लॉर्ड होते हुए भी पीक एम्परर्स को हरा देता है। ये बात दूसरे टैलेंटेड लोगों को यहाँ तक कि इनविंसिबल एम्परर्स को भी जेलस फील कराती थी। दूसरी तरफ टेलीपोर्टेशन खत्म होने के बाद लोफेंग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसके ऊपर आसमान में ऑरोरास दिखाई दे रहे थे। लोफिंग समझ गया कि लैंड ऑफ ट्रेजर्स 5 कलर ऑरोरा लेक के अंदर है। लोफिंग उड़ते हुए पहाड़ों के ऊपर से जा रहा था। रास्ते में उसने कई अलग अलग रेसेस के क्रिएचर्स देखे। कुछ डीमन और प्लांट रेसेस के बड़े क्रिएचर्स ने अपनी बॉडी को श्रिंक कर रखी थी। लोफिंग बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसने पहली बार इतनी सारी नई रेसेस और क्लेंस को एक साथ देखा था। लोफिंग एक पहाड़ पर लैंड हुआ, एक पत्थर पर बैठा और सोचने लगा, ट्रेजर्स कहाँ है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ब्रदर ह्यूमन। लोफिंग ने मुड़कर देखा तो एक ट्रांसपेरेंट हैंडसम बंदा ग्रीन आर्मर पहने हुए उसकी तरफ आ रहा था। लोफिंग ने स्माइल किया और कहा, ब्रदर, क्या तुम डार्क मिस्ट क्लेन से हो? उस लड़के ने कहा, मैं 1000 रेन हूँ। लोफिंग ने अपना नाम बताया, मेरा नाम येंग है। 1000 रेन ने पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ नए आए हो? लोफिंग ने आसपास देखकर साई किया और कहा, हाँ, ये मेरा पहला विजिट है लैंड ऑफ ट्रेजर्स में। मैंने सुना था यहाँ सीनियर्स के छोड़े हुए काफ़ी ट्रेजर्स है, पर मुझे ट्रेजर्स के बजाय सिर्फ ब्यूटीफुल व्यू ही दिख रहा है। ट्रेजर्स कहाँ हैं यहाँ पर? ये सुनकर 1000 रेन थोड़ा हंसा। तभी लोफिंग ने पूछा, इसमें फ़नी क्या है? 1000 रेन ने चारों तरफ इशारा किया, ट्रेजर्स हर जगह है, हर पहाड़ और हर लेक में ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। लोफिंग हैरान रह गया, क्या हर जगह? 1000 रेन ने दूर दिख रहे 108 सबसे ऊंचे पहाड़ों की तरफ इशारा किया और कहा, वो देखो, वो टॉलेस्ट 108 माउंटेन से। हर हेयर जानता है कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के सबसे प्रीशियस 108 वैल्यूएबल ट्रेजर्स वहाँ पर छुपे हुए हैं। उनमें से 42 ऑलरेडी लोगों ने ले लिए हैं। लेटेस्ट वाला तो 1 मिलियन एरास पहले एक डिमन रेस के यूनिवर्स नाइट को मिला था। ये सुनकर लोफेंग काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। तभी 1000 रेन ने लोफेंग को समझाते हुए कहा कि टॉप 108 वैल्यूएबल ट्रेजर्स को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी लोफेंग ने मजाक में कहा, क्या किसी ने पहाड़ों को खोदने की कोशिश नहीं की? 1000 रेन ने कहा, किसके पास इतनी हिम्मत है? पहली बात तो ये कि ये पहाड़ 5 कलर ऑरोरा लेक की फोर्सेस से प्रोटेक्ट है। एम्परर इन्हें डैमेज नहीं कर सकते और यूनिवर्स नाइट जो ऐसा कर सकते हैं वो डर के मारे नहीं करते। लैंड ऑफ ट्रेजर्स से छेड़छाड़ करना क्राइम माना जाता है और ऐसा करने वाले को 5 कलर ऑरोरा लेक तुरंत मार देती है। वहाँ के ट्रेजर्स के बारे में सोचना भी मत। जितना प्रेशियस ट्रेजर उतनी मुश्किल उसे पाना। इस चीज़ में लक ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक एक फिगर तेज़ी से उनके सामने आया। उस क्रिएचर ने लोफिंग और 1000 रेन को देखते ही कहा, एनोइंग ह्यूमंस। वो फिगर सीधा उनकी तरफ लपका। लोफिंग और 1000 रेन ने हटने की कोशिश की, लेकिन वो फिगर तेज़ था और सीधा लोफिंग से टकराया। पोंग! एक भयानक गॉडली पावर ने उन दोनों को हिट किया और वो दूर जा गिरे। बास्टर्ड! 1000 रेन ने गुस्से में दांत पीसे। लोफिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। 1000 रेन ने उसे पकड़ा और कहा, रुक जाओ, वो एक यूनिवर्स नाइट है। इसका नाम बेशियन है और वो रूल्स जानता है। देखो, पहाड़ नहीं टूटा और हमारी बॉडीज़ पर भी कोई चोट का निशान नहीं है। वो बस तुम्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। लोफिंग गुस्से में था। आज तक वो किसी ऐसे से नहीं मिला जो इतना एग्रेसिव और रेकलेस हो।
लेकिन 1000 रेन के रोकने से पहले ही लोफेंग ने उस नाइट की तरफ चार्ज कर लिया। सामने बेशियन इरिटेट होकर सोचने लगा, ये कर क्या रहा है, ये सिर्फ एक एम्परर है। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे सुन कर दिया। लोफेंग के हाथ में एक फ्लेम गोल्ड क्रिस्टल था। क्रिस्टल से बेशियन नाइट को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसका एक्सप्लोजन लोफेंग को मार सकता था। अगर ह्यूमंस मर गया तो रूल्स के हिसाब से वो नाइट भी मारा जाएगा। लोफेंग पहाड़ पर लैंड हुआ, हाथ में फ्लेम गोल्ड क्रिस्टल पकड़े हुए, और उस एशियन यूनिवर्स नाइट की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या तुम्हें एम्परर्स को बुली करने में मज़ा आता है? बेशियन नाइट ने अपने सामने खड़े लोफेंग को देखा और स्नीर करते हुए कहा, मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ तो क्या? मुझे ह्यूमंस पसंद नहीं है। एक मामूली एम्परर होकर तुम मेरी डिसरेस्पेक्ट करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोफेंग ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई। उसके हाथ में फ्लेम कोड क्रिस्टल था। उसने पलटकर जवाब दिया, हाँ, मैंने अभी तुम्हें डिसरेस्पेक्ट किया और आगे भी करूँगा। लोफेंग की आवाज़ को सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। 1000 रेन, जिसके होठों पर खून लगा था, और चारों तरफ बाकी बारबेरियन रेस के पावरफुल लोग तमाशा देखने लगे। भीड़ में से आवाज़ आने लगी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये नया लगता है? देखो, एक और बेवकूफ़। कोई नई बात नहीं है। नए लोगों को लगता है कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के लूज उन्हें बचा लेंगे, पर बेशियन रेकलेस है। खैर, इस ह्यूमन ने फ्लेम गोल्ड क्रिस्टल पकड़ रखा है। ये इसकी एक स्मार्ट मूव है। इससे वो बेशियन को डरा सकता है। वहाँ खड़े मोस्टली लोग एम्परर्स थे, पर कुछ यूनिवर्स नाइट भी तमाशा देख रहे थे। बेशियन नाइट थोड़ा इरिटेट हुआ, पर साथ ही उसे ये इंटरेस्टिंग भी लगा। उसने ऊपर से लोफेंग को देखते हुए कहा, इम्प्रेसिव ह्यूमन, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक यूनिवर्स नाइट हूँ? तभी लोफेंग ने कहा, हाँ पता है, तो क्या कर लोगे तुम? बेशियन नाइट ने कहा, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी इज्जत कर लेनी चाहिए? लोफेंग ने इसका जवाब देते हुए कहा, कमज़ोर लोग पावरफुल की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि पावरफुल कहीं उन्हें मार न दे। पर मैं तुमसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूँ। 5 कलर ऑरोरा लेक के अंदर मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब सुनकर बेशियन ज़ोर से हंसा और उसकी हंसी पहाड़ों में गूंज गई। उसने कहा, सही कहा, यहाँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ह्यूमन, तुम हमेशा यहाँ नहीं रहोगे। अगर तुम मुझे बाहर मिली तो सोचना क्या होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये हरकत स्टूपिड है? 1000 रेन ने डरते हुए टेलीपैथी से लोफेंग को समझाया, रहने दो, यूनिवर्स नाइट से पंगा मत लो। हम उनके बराबर नहीं हैं। एशियन ने लिमिट क्रॉस की है, पर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। पर लोफेंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि यूनिवर्स की टॉप रेसेस ब्लेड रिवर एम्परर यानी लोफेंग को वैसे ही ढूंढ रही थी, और उसके सर पर ह्यूज रिवॉर्ड्स भी थे। जब इतने बड़े दुश्मन पहले से है तो एक पेशियन नाइट क्या चीज़ है? लोफेंग ने सर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर मैंने तुम्हें गलत ट्रीट किया तो मैं एक यूनिवर्स नाइट को दुश्मन बना लूँगा, पर मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें ऑफेंड कर दिया है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बेशियन नाइट चौंक रह गया। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। तभी दूर किसी पहाड़ से एक और बारबेरियन नाइट की आवाज़ आई, बेशियन, आखिरकार तुम्हें कोई टक्कर का मिल ही गया। इस नए ह्यूमन को तो तुम्हारी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है। 3 और यूनिवर्स नाइट वहाँ हंस रहे थे, जिससे बेशियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। नाइट्स अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। गुस्से में बेशियन नाइट ने लोफेंग को अपनी एग्रेसिव फोर्स से घेर लिया, पर लोफेंग ने उस फोर्स को एक हवा के झोंके की तरह ट्रीट किया। बेशियन नाइट ने गुस्से में कहा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। मुझे ह्यूमन से वैसे ही नफरत है। अब तुम अपने घुटने टेको और अपनी गोडली बॉडी का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय करो, तब मैं मानूंगा कि ये सब कभी हुआ ही नहीं और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इतना सब सुनने के बाद लोफेंग ने हंसते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं घुटने टेक कर माफ़ी मांगूं और अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करूं? बड़े दयालु हो तुम यार। अगर मैं मना करूं तो क्या तुम मुझे बाहर मारोगे? मैं तो बहुत डर गया। तुम फेंगचुई क्लैन से हो ना? दूसरी तरफ 1000 रेन की हालत भी थोड़ी ख़राब थी। वो लोफिंग को माफ़ी मांगने के लिए कह रहा था,
पर लोफेंग जानता था कि अगर बेइशन को पता चले कि वो ही ब्लेड रिवर एम्परर है तो वो उसे चुनने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन रेस अपने सुपर टैलेंट्स को प्रोटेक्ट करती है और फेंगचुई क्लैन ह्यूमन रेस का गुस्सा नहीं झेल पाएगा। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। इतना सब होने के बाद बेइशन को लग गया था कि उसकी वहाँ काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने लोफेंग को मारने की कोशिश की तो वो ऑरोरा लेक उसे मार देगी। जैसे ही बेइशन गुस्से में वहाँ से जाने वाला था, पीछे से एक आवाज़ आई, बेइशन। एक 10 फुट लंबा स्नो वाइट फिगर उसके सामने अपीयर हुआ। उसका नाम जूचोंग एम्परर था। जूचोंग एम्परर ने एक स्माइल करते हुए कहा, बेइशन, मैं जानता हूँ तुम्हें ह्यूमंस पसंद नहीं है, पर यह अभी नया आया है। क्या इसके साथ इतना क्रूएल होना ज़रूरी है? मैं बस ये कहने आया हूँ कि एम्परर्स पर थोड़ा हाथ हल्का रखा करो। लोफेंग थोड़ा हैरान था। ये आइस आर्मर शख्स सिर्फ एक एम्परर था। उसने थाउजेंड रेन से पूछा, ये कौन है? थाउजेंड रेन ने बताया कि ये जूचोंग एम्परर है, ओहिनिया आइलैंड के 3 सबसे पावरफुल एम्परर में से एक। ये यूनिवर्स का एक यूनिक क्रिएचर है। इसकी ओरिजिनल बॉडी 40,000 माइल से बड़ी है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन हमसे 5,000 ज़्यादा गुना पावरफुल है। ये ऑर्डिनरी यूनिवर्स नाइट से भी ज़्यादा पावरफुल है। लोफेंग ये सुनकर दंग रह गया और उस यूनिक लाइफ फॉर्म को जूचोंग एम्परर को देखने लगा। लोफेंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक यूनिक लाइफ फॉर्म उसके सामने खड़ा है। उसने आज तक सिर्फ 2 ही यूनिक लाइफ फॉर्म देखी थी, एक फॉलन बीस्ट कोड और दूसरे उसके टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट, जो पूरे यूनिवर्स के माइटीएस्ट बिंग्स में से एक थे। लोफेंग हमेशा यही मानता था कि यूनिक लाइफ फॉर्म्स इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं। लोफेंग ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा, एक यूनिक लाइफ फॉर्म जो अनडाइंग लेवल पर है और आइलैंड के टॉप 3 हेयर्स में से एक। वोहिनिया आइलैंड पर तो वैसे भी बहुत सारे टैलेंट्स भरे हुए हैं, जहां मेरे टीचर जेनियन एम्परर भी मुश्किल से एंटर कर पाए, तो ये टॉप 3 कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। अब लोफेंग बिल्कुल भी एरोगेंट फील नहीं कर रहा था, क्योंकि जूचोंग एम्परर एक अनडाइंग होते हुए भी वो एक यूनिवर्स नाइट के सामने इस तरह बात कर रहा था। तभी लोफेंग का दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा। गार्डिंग पिस कोड ने उसे बताया था कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के सीक्रेट रीजन में यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा स्पेशल क्रिएचर्स है। उसने सोचा, शायद मुझे यहाँ अपनी थर्ड बॉडी या थर्ड क्लोन क्रिएट करने का चांस मिल जाए, जो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। लोफेंग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, पर वो चाहिए जो उसके लिए बेस्ट सूट करता हो। तभी साइड में थाउजेंड रेन ने जूचोंग एम्परर की तारीफ करते हुए कहा, हम भी एम्परर से और वो भी, पर हमारे बीच का गैप देखो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उससे 5,000 टाइम्स वीक है। ये गैप यूनिवर्स नाइट और हमारे बीच के गैप से भी ज़्यादा बड़ा है। मैंने तो सुना है कि ब्लेड रिवर एम्परर एक सेक्टर लॉर्ड होते हुए भी अनडाइंग एम्परर को मार सकता है, पर यह जूचोंग एम्परर एक एम्परर होते हुए भी ऑर्डिनरी यूनिवर्स नाइट को मार सकता है। इसी बीच बेइशन नाइट ने धीमी आवाज़ में कहा, इस मामले से दूर रहो जूचोंग एम्परर। ओह! जूचोंग एम्परर ने अपनी बॉडी को बड़ा करके बेइशन नाइट के साइज़ का कर लिया। उसने बेइशन को घूरते हुए कहा, सबसे पहले मैं एक अनडाइंग एम्परर हूँ और ये न्यूकमर एक ह्यूमन है। तुम जानते हो कि ह्यूमंस मेरे भाई है। मुझे बताओ मैं दूर क्यों रहूं? नाइट्स का स्टेटस एम्परर से ऊपर होता है, इसलिए एम्परर्स दूर रहते हैं। लेकिन तुम इतने एग्रेसिव हो बेइशन, क्या तुम उसे फाइट बैक करने के लिए ब्लेम कर सकते हो? हम 5 कलर ऑरोरा लेक में है जहाँ किलिंग्स फॉरबिडन है। तुम उस ह्यूमन को अपनी गॉडली बॉडी डिस्ट्रॉय करने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हो? इतना सब सुनने के बाद बेइशन को लग गया था कि उसकी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। जूचोंग एम्परर वापस अपने नॉर्मल 10 फीट फिगर में आ गया और बेइशन एम्परर भी वहाँ से मुड़कर चला गया। जूचोंग एम्परर ने लोफेंग की तरफ देखते हुए कहा, ह्यूमन। लोफेंग ने भी स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू जूचोंग एम्परर। जूचोंग ने जवाब दिया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं उसे रोक लेता, पर अब बेइशन नाइट शायद तुमसे नफ़रत करेगा। उससे केयरफुल रहना।
लोफेंग ने भी हाँ में सर हिला दिया। ज़ुचोंग थोड़ा हैरान था कि लोफेंग को दुश्मनी की कोई परवाह नहीं थी, पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि लोफेंग के पहले से कितने दुश्मन थे। जाते जाते ज़ुचोंग ने कहा, तुम मुझे वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में मिल सकते हो। जब ज़ुचोंग चला गया तब थाउजेंड रेन वहाँ आया और राहत की सांस ली और कहने लगा, प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, मैं सच में उस यूनिवर्स नाइट से पंगा नहीं लेना चाहता था। लोफेंग ने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद लोफेंग और थाउजेंड रेन वहाँ से चले गए। हज़ारों पावरफुल बींग्स अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ज़ुचोंग एम्परर ने पेशियन नाइट की बोलती बंद कर दी। कुछ देर बाद 3 एम्परर्स ने लोफेंग और थाउजेंड रेन का रास्ता रोक लिया। एक बीटल जैसा दिखने वाला एम्परर अपनी कंपाउंड आइज से लोफेंग को घूर रहा था। उसने होर्स आवाज़ में पूछा, ह्यूमंस, क्या तुम ब्लेड रिवर एम्परर हो? ये सुनकर लोफेंग हक्का बक्का रह गया। थाउजेंड रेन भी सरप्राइज में लोफेंग को देखने लगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल से वापस कंटिन्यू करेंगे।